स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट इम्पैक्ट ऑफ बुद्धिज़्म से। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या पढ़ने वाले हैं कि 3-4 रिलीजन्स हैं। बुद्धिज़्म हो गया, जैनिज़्म हो गया, क्रिश्चियनिटी हो गया, इस्लाम हो गया। ठीक है, बीजेआईसी। ठीक है, इनका क्या इफेक्ट है किस पे? हिंदू सोसाइटी पे। ठीक है, बात समझ में आ रही है? हिंदू सोसाइटी है, ट्रेडिशनल हिंदू सोसाइटी, उन पे क्या इफेक्ट पड़ा है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले एक डायग्राम बना हुआ है, उसको समझिए। ठीक है, बुद्धिज़्म हो, जैनिज़्म हो या क्रिश्चियनिटी हो, इस्लाम हो, सबसे पहले ये जानिए कि बुद्धिज़्म और जैनिज़्म जो है इंडिजिनस रिलीजन है। ये इंडिया के अंदर बने हैं, इंडिया के खुद के इनोवेटिव रिलीजन हैं बुद्धिज़्म और जैनिज़्म। और दूसरा जो 2 रिलीजन है वो क्रिश्चियनिटी, इस्लाम जो है वो एलियन है, मतलब फॉरेन रिलीजन है, मतलब इंडिया के लैंड के बाहर बने हैं। जो रिलीजन बनता है वो ज्योग्राफी से एसोसिएट होकर बनता है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? मैं बताऊंगा आगे जाके। तो बुद्धिज़्म और जैनिज़्म जो है इंडिजिनस रिलीजन है, क्रिश्चियनिटी, इस्लाम जो है वो फॉरेन रिलीजन है। अब इन चारों में मेन चीज़ ये है कि ये चारों रिलीजन जो हैं ये बोलते हैं कि ऑल आर इक्वल, हर इंसान बराबर है। अगर आप हमारे रिलीजन में हैं तो हम आपको बराबरी का हिस्सेदार बनाएंगे या फिर हम आपको इक्वल ट्रीट करेंगे। ठीक है, तो फिर ये रिलीजन जो है उन सोसाइटीज़ पर एक्ट करेंगे जो हेरारकीज में बटी हुई हैं, या उन रिलीजन पर वर्क करेंगे जो उन रिलीजन पर अटैक करेंगे जो हेरारकीज में बटी हुई हैं। तो हिंदू रिलीजन वॉज अ हेरारकी का सोसाइटी। हिंदू रिलीजन एक हेरारकी में बटा हुआ है। तो हिंदू में जो सबसे नीचे होंगे ना, उनको बोलेंगे भाई तुम वहाँ पे क्यों शोषित हो रहे हो, वहाँ पे क्यों डिस्क्रिमिनेटेड फील कर रहे हो, हमारे पास आओ, हम आपको इक्वेलिटी देंगे, हम आपको समाज में वो प्लेस देंगे जो आप डिजर्व करते हो। ठीक है, तो ये वो बोलेंगे कौन? बुद्धिज़्म, जैनिज़्म, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी। ठीक है, याद करो अंबेडकर ने क्या किया था? बुद्धिज़्म को अपनाया था, ये सोच के कि हम जो हैं हिंदू सोसाइटी से हट के हम ऐसी सोसाइटी में जाएंगे जो हमें इक्वेलिटी देगी। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो इस तरह के मूवमेंट्स हम बात कर रहे हैं। तो बुद्धिज़्म हो, जैनिज़्म हो, क्रिश्चियनिटी, इस्लाम हो, ये वो रिलीजन हैं जो ये प्रमोट करेंगे कि मैनकाइंड इज वन, ऑल आर इक्वल। अगर आप हमारे रिलीजन में हैं तो अगर आप हमारे रिलीजन में हैं तो हम आपको वो प्लेस देंगे जो आप डिजर्व करते हैं। कौन सा प्लेस? इक्वेलिटी का, जहाँ पे हर एक मानव, हर एक मनुष्य इक्वल है। ठीक है, इतना समझ में आया? तो दे प्रॉमिस टू प्रोवाइड इक्वेलिटेरियन सोसाइटी। अब हम हिंदू सोसाइटी की बात करते हैं तो हिंदू सोसाइटी क्या है? हिंदू सोसाइटी में हायरार्किकल वर्ण सिस्टम है। कैसे? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्रा। ठीक है, जिसमें शूद्रा वुमेन्स जो हैं ये बिल्कुल निचले पायदान पे हैं। ठीक है, शूद्रास, ठीक है, वैश्यास ये नीचे हैं। तो दे आर डिस्क्रिमिनेटेड ऑन द बेसिस ऑफ द हायरार्की। ठीक है, तो फिर ये हायरार्किकस है इंडिया, और डिस्क्रिमिनेटरी है और इनजुडिशियस है। ठीक है, तो इंडिया में जो हिंदू समाज है उसमें जो नीचे हायरार्कीज में आते हैं लोग, वो इरोड करने के लिए बीजेआईसी वर्क करेंगे। कि मतलब कि हम जो है शूद्रा वैश्यास को इरोड करके अपने उसमें ले आएं। कोई भी रिलीजन पहचाना जाता है या कोई भी रिलीजन का सर्वाइवल इस बात पे मैटर करता है कि उसको फॉलो करने वाले कितने लोग हैं। अब वो ये मैटर नहीं करेगा कि वो लोग कहाँ से आ रहे हैं या उनका अर्लियर रिलीजन क्या था। हिंदू समाज क्या कर रहा था? हिंदू समाज के मिसयूज की वजह से या हिंदू में हायरार्कीज के मिसयूज की वजह से कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन होता आया है। मनुस्मृति, कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन होता है, जिसकी वजह से ये बोला गया है कि आप हमसे नीचे हैं, हम आपसे नीचे हैं, हम आपके ऊपर हैं। ठीक है, ऑक्यूपेशन के बेसिस पे लोगों को बांटा गया। ठीक है, सोशल मोबिलिटी जो है रेस्ट्रिक्ट करी गई। ठीक है, अब इंडिया में कई सारी कास्ट ऐसी हैं जिनको सोशली मोबाइल नहीं है। दे आर नॉट अलाउड टू रेज देयर स्टैंडर्ड्स। ठीक है, मैं आगे बताऊंगा, जो कास्ट स्टडीज में बताऊंगा, संस्कृताइजेशन के कॉन्सेप्ट में बताऊंगा। ठीक है, तब इन पर अटैक किया किन्होंने? बीजेआईसी ने। बुद्धिज्म, जैनिज्म, इस्लाम और क्रिश्चियनिटी। उन्होंने बोला कि अगर आपको इक्वेलिटी नहीं मिल रही है, अब अगर आप ऑनर्ड फील नहीं कर रहे हैं किसी भी एक रिलीजन के अंदर, अगर आप जो है खुश नहीं है इस पर्टिकुलर रिलीजन के बेसिस पे जो आपको डिस्क्रिमिनेट कर रहा है, ठीक है, या आपको जानवरों से भी बुरी लाइफ देने के लिए मजबूर कर रहा है, जीने के लिए मजबूर कर रहा है, तो आप उस रिलीजन में क्यों हैं? ठीक है, तो फिर इस समाज का जो सबसे निचला वर्ग है उसको इरोड करने की कोशिश थी बीजेआईसी की। किसकी? बुद्धिज्म, जैनिज्म, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी। और ऐसा मत सोचना कि बुद्धिस्ट और क्षत्रिय जो हैं बुद्धिज्म को नहीं अपनाएंगे। कई सारे राजा और कई सारे महान जो ब्राह्मण्स हैं उन्होंने भी बुद्धिज्म, जैनिज्म की फिलॉसफी से खुश होकर उसको अपनाया है। बात समझ में आ रही है? तो यही चीज़ें हैं। अब हम सबसे पहले हम पढ़ेंगे बुद्धिज्म के बारे में। बुद्धिज्म का रिलीजियस इंपैक्ट क्या है, बुद्धिज्म और क्रिश्चियनिटी का। ठीक है, टोटल हम दोनों मिला के पढ़ते हैं। बुद्धिज्म और क्रिश्चियनिटी का रिलीजियस इंपैक्ट क्या है, सुनिए। अब
नोट सामने रखिएगा। दे आर द रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट इन द हिंदुइज्म एमिंग प्राइमरली टू रिमूव द एविल्स ऑफ ब्राह्मणिज्म। जो ब्राह्मणवाद है वो कब स्टार्ट हुआ था? वैदिक पीरियड में स्टार्ट हुआ था। लेटर वैदिक पीरियड में ये बोला गया कि ब्राह्मण्स के द्वारा, ठीक है, जो रिचुअल प्रैक्टिसेस की जाती हैं वो हिंदू रिलीजन में सिग्निफिकेंट हैं और उनको परफॉर्म करना ज़रूरी है। बात समझ आ रही है? ठीक है, जो भी अश्वमेध यज्ञ हो गया या फिर आपका हवन कुंड वाला यज्ञ हो गए, ये इनका अपना एक रिचुअलिस्टिक इंपॉर्टेंस है। ठीक है, फिर बुद्धिज्म जैनिज्म आते हैं, उन्होंने बोला कि इन सब की जरूरत नहीं है, इन कर्म कांड की आवश्यकता नहीं है, आपका खुद का सिंगल हैंड डिवोशन टू द योर गॉड इज एनफ। ठीक है, ताकि कि आप जो है अपने जीवन को सही तरीके से जी पाएं। ठीक है, तो दे आर द रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट इन द हिंदुइज्म एमिंग प्राइमरली टू रिमूव द इविल्स ऑफ ब्राह्मणिज्म। यही वो इविल्स ऑफ ब्राह्मणिज्म है कि बलि चढ़ाना, यज्ञ करना, इतने ब्राह्मणों को खाना खिलाना, ये सब चला आ रहा था। ठीक है, अब ये बुद्धिज्म और जैनिज्म ये स्टार्टिंग जब हुई इनकी, तो ये रिलीजन नहीं थे, पर जब ये वर्क जब कर रहे थे अब हिंदू समाज को सुधार करने के लिए, एंड होते होते ये खुद रिलीजन में कन्वर्ट हो गए, जिसमें बुद्धिज्म में गौतम बुद्ध और महावीर जैनिज्म में खुद भगवान का रूप ले लिए गए उनके अनुयायियों के द्वारा या फिर उनके फॉलोअर्स के द्वारा इन द लेटर पीरियड। इतना समझ में? ठीक है, इस हद तक कि उनकी मूर्तियां बनाई गई। ठीक है, गौतम बुद्ध की मूर्ति बनाई गई और उनके टेम्पल बनाए गए स्तूप के फॉर्मेट में। क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। इंपैक्ट ऑफ बुद्धिज्म एंड जैनिज्म आर एज फॉलोज। सबसे पहला इंपैक्ट मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं। बुद्धिज्म एंड जैनिज्म प्रोवाइडेड एन ऑल्टरनेट रिलीजन। ठीक है, अब ये जो स्टार्ट हुए थे ये मूवमेंट्स थे बुद्धिज्म और जैनिज्म, जो ब्राह्मण्स के अगेंस्ट थे, ब्राह्मणवाद के अगेंस्ट थे, जो ये बोलता था कि हिंदू सोसाइटी में यज्ञ का, रिचुअल्स का अपना एक सिग्निफिकेंट रोल है और जिसको परफॉर्म करना बहुत जरूरी है। ठीक है, वरना आपको मोक्ष नहीं मिलेगा, वरना आपकी जो हिंदू लाइफ है मीनिंगफुल नहीं रहेगी, या फिर आप जो है अगले जन्म में ये हो जाओगे। ठीक है, या फिर आप अपने ड्यूटीज को सही तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाओगे। अगर नहीं कर पाओगे तो फिर अगले जन्म में आपको ये हो सकता है या फिर वो हो सकता है, या फिर आप जो है एक लाइबिलिटी की जिंदगी जीने वाले हो अगर आप इन रिचुअल्स को परफॉर्म नहीं करते हो। डिफरेंट तरीके की कॉज एंड इफेक्ट जोड़ते चले जा रहे थे। जो ब्राह्मणिज्म है, ये करो तो ये होगा, ये नहीं किया तो ये नहीं होगा, तो इससे डर बैठता था लोगों में। ठीक है, तो इसी से कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन भी स्ट्रेंथेंड हो रहा था। कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन ये था कि शूद्रास के साथ इस तरह का क्लियर कट हायरार्की आपको मेंटेन करनी है। यू डोंट हैव टू टच। अगर आपने टच किया या फिर आपने उनका झूठा पानी पिया, तब आप पर क्या होगा? आप जो है प्रदूषित हो जाओगे, आप दूषित हो जाओगे। ठीक है, तो ये सब चीजें चली आ रही थी। ठीक है, अब इन्हीं के अगेंस्ट काम कर रहा था बुद्धिज्म और जैनिज्म, जो एक रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट था। तो पढ़े हम, बुद्धिज्म एंड जैनिज्म प्रोवाइडेड एन ऑल्टरनेट रिलीजन बेस्ड ऑन डिवोशन एंड मेडिटेशन इन विच यज्ञ रिचुअल्स, कैटल सैक्रिफाइस रिचुअल्स एंड ब्राह्मण प्रीस्ट हैव नो प्लेस ऑफ इंपॉर्टेंस। ठीक है, पहले क्या है, ब्राह्मणिज्म बोलता था कि आप कैटल सैक्रिफाइस करिए, यज्ञ करिए, हवन करिए, पूजा करिए, कथा करिए, कैटल सैक्रिफाइस कीजिए, ब्राह्मण लोगों को खाना खिलाइए। ठीक है, ये बोलता था। बुद्धिज्म एंड जैनिज्म ने बोला कि नहीं, आपका सिंगल हैंडेड डिवोशन टू योर गॉड, आपका मेडिटेशन मतलब अपने भगवान को खुद याद करना, यही जो है आपको भगवान के नजदीक लाएगा, ना कि ये सब करके कुछ होगा। ठीक है, एज अ रिजल्ट ऑफ इंपैक्ट ऑफ बुद्धिज्म की वजह से ब्राह्मण ट्रेडिशंस व रिफॉर्म। अब जब ये सब कर रहा था बुद्धिज्म, ये सब कर रहा था बुद्धिस्ट मूवमेंट, जैनिस्ट मूवमेंट, तो ब्राह्मण्स को ये रियलाइज हो गया कि अगर हमने रिफॉर्म नहीं किया तो हमारा जो लोअर ग्रुप ऑफ पीपल है हिंदू सोसाइटी में, जो हायरार्कीज में नीचे आता है, वो लगभग इरोड हो जाएगा। ठीक है, और कई सारे लोग अपर हायरार्की से भी इरोड हो जाएंगे। अगर किसी रिलीजन में लोग ही नहीं बचेंगे तो उस रिलीजन पर क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। ठीक है, रिलीजन को फॉलो करने वाले लोग जितने ज्यादा होंगे, उस रिलीजन का सर्वाइवल उतना ही ज्यादा आगे तक हो पाएगा या रह पाएगा। ये चीजें थी। इतना क्लियर हुआ? ठीक है, तो अब इस डर से कि लोग इरोड ना हो जाएं, मतलब लोग जो हैं दूसरे रिलीजन में ना चले जाएं, तो अब जो है ये जो ब्राह्मण, जो हिंदू सोसाइटी का जो मूवमेंट है, जो हिंदुइस्टिक सोसाइटी का मूवमेंट है, मतलब समझ में आ रहा है कि जो ब्राह्मण्स हैं उन्होंने क्या कोशिश करी, उन्होंने रिफॉर्म्स को अलाउ कर दिया। ठीक है, अब वो क्या कर रहे हैं कि अब रिफॉर्म्ड हिंदुइज्म स्टार्ट होने वाला है। किसकी वजह से? BJIC की वजह से, जिसमें स्टार्टिंग में बुद्धिज्म और जैनिज्म का रोल है। तो सुनो अब क्या है। एज अ रिजल्ट ऑफ इंपैक्ट ऑफ बुद्धिज्म, ब्राह्मण ट्रेडिशंस वर रिफॉर्म टू अ ग्रेट एक्सटेंट इंस्टेड ऑफ ब्राह्मण मीडिएटेड यज्ञ। पहले कौन था? पहले ब्राह्मण्स जो है यज्ञ को करवाते थे। ठीक है, और बदले में वो दक्षिणा लेते थे। ठीक है, पहले ब्राह्मण्स का सिंगल हैंडेडली रोल हुआ करता था कि हम हवन कराएंगे, हम पूजा करेंगे। अभी भी आप जाओ कि किसी भी पूजा को कराने के लिए, शादी कराने के लिए ब्राह्मण का अपना रोल होता है। ठीक है, अगर ब्राह्मण्स ना हो
तो उस शादी को शादी माना ही नहीं जाता है, ठीक है, या फिर उसका सिंबॉलिक अटैचमेंट लोगों की जिंदगी में उतरा हुआ है। किसी शादी को शादी मानने के लिए या फिर किसी भी एक रिलीजियस फंक्शन को फंक्शन मानने के लिए, ठीक है, उसकी अपनी इंपॉर्टेंस को समझने के लिए एक ब्राह्मण का होना एक सिंबॉलिज्म से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो अगर ब्राह्मण्स नहीं होगा या फिर वो सिंबॉलिक हेड नहीं होगा उस पर्टिकुलर रिचुअल को कराने वाला, तो फिर आप उस इवेंट को इवेंट मानेंगे नहीं। आपका साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन के लिए उसका होना बहुत जरूरी है। तो अब क्या हुआ कि ब्राह्मण मीडिएटेड यज्ञ की जगह इंडिविजुअल बेस्ड डिवोशनल वर्शिप स्टार्ट हो गई, ठीक है। इट वॉज इनकॉर्पोरेटेड इन हिंदू रिलीजन, और ये आगे जाके फॉर्म लेती है आइडल वर्शिप का। मतलब अब मूर्ति पूजा स्टार्ट हो जाएगी। पहले मूर्ति पूजा इस लेवल पर अलाउड नहीं था, या फिर पहले मूर्ति पूजा प्रेवलेंट नहीं थी, ठीक है। पहले क्या होता था, ब्राह्मण ही सब कराते थे। अब जो है इंडिविजुअल बेस्ड डिवोशन स्टार्ट हो गया। अब यहां से योग स्टार्ट हो जाएगा, मेडिटेशन स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ता हूं। सेकेंडली, दूसरा पॉइंट है, सेकेंडली द डिटैचमेंट फ्रॉम मटेरियल कंफर्ट एंड लाइफ ऑफ एस्केटिज्म एडवोकेटेड बाय बुद्धिज्म। बुद्धिज्म क्या बोलता था कि ये मटेरियल कंफर्ट सब बेकार है। मतलब आपको एक महात्मा की जिंदगी जीनी है तो आपको समाज में जो चीजें हैं जिन पर आपका लोभ है, एक कार हो गया, घड़ी हो गया, ठीक है, या फिर मोबाइल फोन हो गया, या फिर लैपटॉप हो गया, इन सब चीजों से अपने आप को दूर रखना है। एक ऐसी जिंदगी जीनी है, अनसक्त योग की जिंदगी जीनी है। मतलब हमको मेटीरियलिस्टिक वर्ड से अपने आप को दूर रखना है, ठीक है। इस चीज की इस तरह की फिलोसॉफी जो है एंटर करने वाली है, किसकी वजह से, बुद्धिज्म की वजह से। सेकेंडली द डिटैचमेंट फ्रॉम मटेरियल कंफर्ट एंड लाइफ ऑफ एस्केटिज्म एडवोकेटेड बाय बुद्धिज्म जैनिज्म एज आइडल। ये बोला गया कि इस तरह की लाइफ जो है सुप्रीम है, ठीक है। किस तरह की लाइफ, जो एक ऐसा इंसान जो ऐसी जिंदगी जी रहा है जिसमें मटेरियल अटैचमेंट जो है बिल्कुल नहीं है। द पर्सन हु इज कंप्लीटली डिटैच्ड फ्रॉम द मटेरियल अटैचमेंट्स, या फिर फ्रॉम द मटेरियल मतलब कोई भी चीज जो आपको लोभ दे, ठीक है, आपको लगता है कि आपके पास कुछ सबसे बड़ा कुछ होना चाहिए, या फिर आपका जो घर है सबसे अलग दिखना चाहिए, ठीक है। मटेरियल अटैचमेंट से अपने आप को दूर लेके जाना है, यही चीज थी। तो द डिटैचमेंट फ्रॉम मटेरियल कंफर्ट एंड लाइफ ऑफ एस्केटिज्म, जो आराम की जिंदगी है, ठीक है, इस तरह की जिंदगी को से अपने आप को दूर रखने के लिए एडवोकेट किया बुद्धिज्म ने, जैनिज्म ने। अब इसी वजह से क्या है, अब बुद्धिज्म जो हिंदू लाइफ है, हिंदू में 4 आश्रम आप पढ़ते हैं, ठीक है। ये रिफॉर्म्ड वर्जन है। सबसे पहला आश्रम कौन सा है, ब्रह्मचर्या। दूसरा बताइए, तीसरा तो वानप्रस्थ है, चौथा मोक्ष है, संन्यासा है। दूसरा क्या था, दूसरा है हमारे पास गृहस्थ, सॉरी याद नहीं आ रहा था, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यासा। ये मोक्ष तक जीने के 4 रास्ते हैं, ठीक है। आपको ये चीजें आपको जीनी पड़ेंगी। अब इसमें जो लास्ट के 2 स्टेजेस हैं, ध्यान रखिए, वानप्रस्थ और संन्यासा। वानप्रस्थ और संन्यासा ये दोनों जो लाइफ हैं ये ऐड करवाई किसने, बुद्धिज्म जैनिज्म ने। अब बुद्धिज्म जैनिज्म की जो लाइफ है मटेरियल डिटैचमेंट वाली, ठीक है, अपने आप को मटेरियल वर्ड से दूर रखिए, ठीक है। अब उन चीजों को इनकॉर्पोरेट किया हिंदू लाइफ ने, उसमें ये 2 स्कूल बना के या फिर 2 लाइफ के स्टेजेस बना के, ठीक है। आप सुनिए, secondly the detachment from material comfort and life of asceticism advocated by Buddhism, Jainism as ideal were incorporated in Hindu way of life in the 3rd and the 4th ashram of Hindu life cycle। जो 3rd स्टेज है उसको बोला गया वानप्रस्थ आश्रम, 4th बोला गया संन्यासा आश्रम। मैं बताऊंगा आगे जाके, ठीक है। तो ये वानप्रस्थ और संन्यासा जो ऐड हुए बाद में, वो किसकी वजह से ऐड हुए, वो बुद्धिज्म और जैनिज्म की वजह से ऐड हुए। तीसरा पॉइंट पढ़िए, थिर्डली अ बैन ऑन एनिमल सैक्रिफाइस एंड सैक्रेडनेस ऑफ काउ इन लेटर हिंदुइज्म वाज आल्सो द इंपैक्ट ऑफ बुद्धिज्म, ठीक है। अब जो पहले उसको एनिमल की सैक्रिफाइस बलि चढ़ाई जाती थी, ठीक है, और या फिर उस पर बैन लग गया। पहले क्या होता था, एनिमल की सैक्रिफाइस करना बहुत ज़रूरी होता था किसी भी यज्ञ को स्टार्ट करने से पहले, ठीक है। तो एनिमल की सैक्रिफाइस पर बैन कर दिया गया, या फिर काउ की सैक्रेडनेस को स्ट्रॉन्ग किया गया, ठीक है, हिंदुइज्म में। ये सब बुद्धिज्म की वजह से हुआ, इसको याद रखना। सैक्रेडनेस ऑफ द काउ एंड द बैन ऑन एनिमल सैक्रिफाइस, डिटैचमेंट फ्रॉम मटेरियल कंफर्ट लीडिंग टू वानप्रस्थ स्टेज एंड संन्यासा स्टेज, एंड ये इंस्टेड ऑफ ब्राह्मण मीडिएटेड यज्ञ इंडिविजुअल बेस्ड डिवोशनल वर्शिप वाज इनकॉर्पोरेटेड इन हिंदू लाइफ। ये इंपैक्ट है बुद्धिज्म और जैनिज्म के हिंदू रिलीजन में। ये क्वेश्चन आता है सीधे के सीधा, यही पॉइंट मारने हैं, ठीक है। द बैन ऑन किलिंग ऑफ कैटल हेल्प्स इन द इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ द नेशन, ठीक है। आपने जब कैटल को मारना बंद कर दिया तो आपने उनका यूज करना स्टार्ट किया फॉर इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी, और वो स्टार्ट हुआ किसकी, ये सब हो पाया है बुद्धिज्म की वजह से। अब हम पढ़ते हैं सोशलॉजिकल लेवल पे क्या इंपैक्ट है। ये सब हमने पढ़ा रिलीजियस लेवल पे क्या इंपैक्ट था। अब सोशलॉजिकल लेवल पे बुद्धिज्म एंड जैनिज्म बोथ अपोज द इविल ऑफ वर्ण ऑर्डर। वर्ण क्या बोलता है, 4 है हमारे पास वर्ण ऑर्डर में, बताइए, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। अब इस ऑर्डर को अपोज करता है, वो ये बोलता है कि हायरार्कीज गलत हैं, ठीक है। बोथ अपोज द इविल ऑफ वर्ण ऑर्डर और अदर ऑर्डर विच वॉज हायरार्किकस है, इनजुडिशियस और डिस्क्रिमिनेटरी है, ठीक है, उसको अपोज किया।
But especially Buddhism strongly undermined the significance of hierarchical belief in Varna and caste. But unlike Buddhism, Jainism जो है वो अलाउ करता है कि हायरार्कीज हो जानी चाहिए, हायरार्कीज को अलाउ करता है जैनिज्म, ठीक है। लेकिन बुद्धिज्म बोलता है स्ट्रिक्टली कि सब बराबर है, ठीक है। थोड़ा बहुत जैनिज्म हायरार्कीज को अलाउ करता है, याद रखना। हायरार्की डज नॉट कंडेम नहीं करता हायरार्किकल ऑर्डर को, ठीक है। अलाउ का मतलब उस तरीके से समझना कि ये जो है जैनिज्म जो है इट वोंट कंडेम नहीं करता। ये आगे बढ़ता हूँ। Undermining the hierarchical belief in Varna and caste was a great cultural innovation of sociological significance. इंडिया में जो सोसाइटीज हैं हायरार्कीज में बटी हुई हैं, अब आप इन हायरार्कीज के अगेंस्ट जा रहे हैं, तो ये एक कल्चरल इनोवेशन है, एक ऐसा आइडिया जो ये बोलता है कि हर एक इंसान बराबर है, और जो आपने हायरार्कीज बना रखी हैं वो बस कुछ नहीं कर रही, वो फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन है ऑफ वन ओवर द अदर, ठीक है। हमको क्या करना है, इन हायरार्कीज को तोड़ना है और सब इंसान को एक प्लेटफॉर्म पर लेके आना होगा। ये बात था बुद्धिज्म का, ये बहुत बड़ा कल्चरल और सोशोलॉजिकल इनोवेशन था। तो अगर इस तरह की बात कोई कर रहा है तो स्ट्रॉन्ग अपोजिशन उसको फेस करना पड़ेगा, स्पेशली फ्रॉम द अपर हाफ ऑफ द हायरार्कीज। जो ऊपर है हायरार्की में वो अपोज करेंगे, क्योंकि दे वर हैव द अपर हैंड इन डिस्क्रिमिनेटिंग द पीपल हु बिलोंग्स टू द लोअर हायरार्कीज। जो ब्राह्मण्स हैं, जो क्षत्रिय हैं, ठीक है, दे वर डोमिनेटिंग द स्ट्रक्चर वर्ण ऑर्डर, ठीक है। अब ये कतई नहीं चाहेंगे कि जो नीचे के लोग हैं वो ये प्रोटेस्ट अपना रजिस्टर कराएं, किसके अगेंस्ट, जो ऊपर हैं, ठीक है। बात समझ में आई। जो इंडिया में कर्मा और रीबर्थ का कॉन्सेप्ट है, इनकी वजह से जो है कभी भी स्ट्रॉन्ग रिवॉल्यूशन नहीं हो पाया। हमने अमेरिकन रिवॉल्यूशन देखा, हमने फ्रेंच रिवॉल्यूशन देखा, कभी इंडियन रिवॉल्यूशन क्यों नहीं देखा, इतनी हायरार्कीज होने के बावजूद भी? क्योंकि इंडिया में लोगों को हमेशा से ये एहसास दिलाया गया किसमें, वर्ण ऑर्डर्स की वजह से, कि इंडिया के हिंदू नॉलेज की वजह से ये बताया गया कि आपके पिछले जन्म में किए गए कर्मों के हिसाब से आज आप ऐसे हैं। अगर आप आज अपने कर्म को अच्छे से परफॉर्म करेंगे तो आने वाले जन्म में आप ऊपर उठ पाएंगे, ठीक है। बात समझ में आ रही? तो आपको रियलाइज कराया गया कि आप जो हैं आज शूद्र हैं, उसका रीजन आपके पास्ट में है, ठीक है। और अगर आज आप अपने शूद्र के फंक्शन को अच्छे से परफॉर्म करेंगे, या फिर अपने जो रीना है, जो आपको परफॉर्म करने हैं, अपनी एक्टिविटीज आपको यहाँ पे करनी है, अगर आप अच्छे से करते हैं तो आने वाले जन्म में आप अच्छा ऊपर उठ पाएंगे, वरना आप जो हैं और कीड़े मकोड़े की तरह अपना जिंदगी बिताएंगे। तो ये इस तरह के रीजंस लोगों के मन में बैठ चुके थे, इसीलिए इतने सालों तक इतना डिस्क्रिमिनेशन हुआ, लेकिन कोई बड़ा रिवॉल्यूशन इंडिया में नहीं हुआ कास्ट बेस्ड, ठीक है। ये एक रीजन है, ठीक है। अंडरमाइनिंग द हायरार्किकल बिलीफ इन वर्ना कास्ट वाज अ ग्रेट कल्चर इनोवेशन ऑफ सोशियोलॉजिकल सिग्निफिकेंस। अब आप समझ पाए क्यों? अब आगे बढ़ते हैं, चौथा पॉइंट देखिए। बुद्धिज्म ओपनड इट्स डोर फॉर ऑल। अब किस किस के लिए? जो डिप्राइव्ड है, इन हायरार्कीज में जो सबसे नीचे है ना, जो डिस्क्रिमिनेट हो रहे हैं अपने पल पल जिंदगी में, ठीक है, जिंदगी के हर पल पे जो डिस्क्रिमिनेट हो रहे हैं, ठीक है, जिनको सांस लेने के लिए भी अपर लोगों से पूछना पड़ता है, या फिर पानी पीने के लिए, या फिर किसी पर्टिकुलर लोकेशन को पास करने के लिए भी, ठीक है, दे आर डिस्क्रिमिनेटेड अलॉन्ग मेनी डायमेंशंस ऑफ देयर लाइफ। अब वो लोग जो हैं बुद्धिज्म की तरफ उम्मीद भरे नजरों से देखने वाले हैं, बुद्धिज्म और जैनिज्म की तरफ। देखिए, बुद्धिज्म ओपनड इट्स डोर फॉर ऑल डिप्राइव्ड एक्सप्लॉइटेड। कौन है? शूद्र हैं, वैश्यास हैं, वुमन हैं। वुमन जो हैं वो देखो, वुमन एज अ होल भी जो है डिस्क्रिमिनेटेड रही हैं इन ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ। अब वो भी देखेंगी कि हमको इक्वलिटी चाहिए, ठीक है, भले ही वो जेंडर बेस्ड क्यों ना हो, ठीक है, ऑन इक्वल फुटिंग, सबको एक पायदान पे लाने की कोशिश है बुद्धिज्म की, ठीक है। तो बुद्धिज्म ने अपने दरवाजे खोले इन दबे कुचले लोगों के प्रति, ठीक है। बुद्धिज्म प्रोवाइडेड अपॉर्चुनिटी फॉर सोशियो कल्चरल मोबिलिटी, ठीक है। अब शूद्रास के लिए मोबिलिटी अलाउड नहीं है कि वो अपने स्टैंडर्ड्स को रेस कर सकें, ठीक है, बात समझ रही। लेकिन शूद्रास में बताऊंगा, कुछ में अलाउड है, कुछ में बिल्कुल अलाउड नहीं है, ठीक है। जैसे चमार्स हैं, चमार्स डज नॉट हैव द मतलब उनको सोशल मोबिलिटी अलाउड ही नहीं है, ठीक। कितना भी रिच हो जाए, दे आर नॉट अलाउड टू संस्कृताइज, या फिर दे आर नॉट अलाउड टू मूव अप इन द सोशल मोबिलिटी लेडर, ठीक है। मैं बताऊंगा आगे जाके जब मैं आपको एम.ए. श्रीनिवास पढ़ाऊंगा, ठीक है। बुद्धिज्म प्रोवाइडेड अपॉर्चुनिटी फॉर सोशियो कल्चरल मोबिलिटी फॉर शूद्रास, वुमन एंड वैश्यास। इतना क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ पॉइंट देखिए, द प्रोटेस्ट फंक्शन ऑफ बुद्धिज्म इज अगेंस्ट द हायरार्किकल ऑर्डर, ठीक है, इज स्टिल रेलिवेंट। आज आप देखते हैं कि कई सारे लोग, कई सारे शूद्रास या फिर कई सारे जो लोअर कास्ट पीपल, वो लोग इकट्ठे होते हैं और अपने आप को कन्वर्ट कराते हैं बुद्धिस्ट और जैनिज्म में, ठीक है। वो इसलिए, वो इतना सिग्निफिकेंट इसलिए है क्योंकि वो अपना प्रोटेस्ट रजिस्टर करा रहे हैं कि दैट वी आर डिस्क्रिमिनेटिंग इन द मतलब हिंदू सोशल स्ट्रक्चर में हमको डिस्क्रिमिनेट किया जाता है, ठीक है। और यही प्रोटेस्ट है जिसकी वजह से हम जो है आज बुद्धिस्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं, ठीक है।
The protest function of Buddhism is against the hierarchical order is still relevant. A mass conversion of people of lower caste, example Mahar in Maharashtra to Buddhism, still continued to be a dynamic socio-cultural movement in India. ठीक है, जो महाड़ कास्ट थी, अंबेडकर जिसको बिलोंग करते थे, वहाँ पे आपको आपने वीडियोस में भी देखा होगा, यूट्यूब पे पढ़ी हैं कि 4 लाख 5 लाख लोगों ने इकट्ठा होके अपना प्रोटेस्ट जाहिर किया था मास कन्वर्जन टू बुद्धिज्म में। ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट प्रोटेस्ट मूवमेंट था। ठीक है, जहां पे लोअर कास्ट चिल्ला चिल्ला के बोल रही थी इस सिंबॉलिक मूवमेंट के अंदर कि दैट वी आर डिस्क्रिमिनेटेड अलोंग मेनी जनरेशंस ऑफ देयर लाइफ, और आज तक हमको इक्वलिटी नहीं मिली है। ठीक है, इसीलिए हम एक ऐसे रिलीजन की तरफ जा रहे हैं, एक ऐसे रिलीजन में कन्वर्ट हो रहे हैं जो हमको ये अपॉर्चुनिटी देगा कि हम जो है इक्वली ग्रो कर सकें। ठीक है, या हमको अब फ्यूचर में डिस्क्रिमिनेट नहीं होना है। हम डिस्क्रिमिनेट हैं और उसके बाद भी हम हिंदू बने रहे, ये हमारी सबसे बड़ी गलती रही है। ये इस तरह का सिंबॉलिक मूवमेंट था ये। ठीक है, अब आगे हम पढ़ते हैं एग्जाम्पल में। देखिए, स्पॉर्डेटिक इंसिडेंट्स ऑफ कन्वर्शन ऑफ लोअर कास्ट टू बुद्धिज्म इज ऑलवेज कमिंग इन न्यूज़पेपर। जैसे रिसेंटली अभी हमने पढ़ा था, 2018 की न्यूज़ है शायद, 25 लोग थे या 15 लोग थे शामली के जिन्होंने बुद्धिज्म में अपने आप को कन्वर्ट किया था। तो इस तरह के मूवमेंट जो है ये दे आर मोर सिंबॉलिक। अब ऐसा नहीं है कि वो बुद्धिस्ट लाइफ जिएंगे पूरी तरीके से, अपने आप को पूरी तरह से बुद्धिस्ट अटेम्प्ट कर लेंगे। कोई रिलीजन जो है में किसी दूसरे रिलीजन में कन्वर्ट होने का बस एक सिंबॉलिक मीनिंग है दैट वी हैव बीन डिस्क्रिमिनेटेड इन योर रिलीजन। ठीक है, क्लियर? इनका बस यही है कि जो रिलीजन हमारा है वो हमको सही से नहीं रख रहा है। ठीक है, चलिए अब आप बोलेंगे कि यार अब कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है। देखिए, कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन जो है अब बहुत कम हो गया है, लेकिन ऐसा नहीं है कि खत्म हो गया है। अगर आप बनारस के गांव में जाइए, ठीक है, या फिर आप यूपी ईस्ट के गांव में जाइए, वहां पे डिस्क्रिमिनेशन आज भी है। ठीक है, तो ऐसे कई सारे इंसिडेंसेस आपको डेली मिलेंगे कि जहां पे एक पर्टिकुलर कास्ट के प्रति वॉयलेंस ज़्यादा है या फिर कास्ट के प्रति क्राइम ज़्यादा है। ठीक है, चलिए तो वो सब डिस्क्रिमिनेशन के अंदर हम पढ़ते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ बुद्धिज्म टू या बुद्धिज्म एंड जैनिज्म टू पब्लिक लाइफ। सबसे पहला कॉन्ट्रीब्यूशन इनका है एथिक्स, एक मॉरल्स, सेट ऑफ मॉरल्स इंसानों में डालना। ठीक है, बुद्धिज्म ने बताया कि एक राइटफुल और एक लिवेबल लाइफ क्या है। ठीक है, व्हाट वी कंसिडर अ मोर गुड अ मोर ग्रेटर लाइफ। ठीक है, जो एथिक्स के स्टैंडर्ड्स हैं बुद्धिस्ट और जैनिज्म ने जो इम्पार्ट किए लोगों में। पढ़िए, द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ बुद्धिज्म एंड जैनिज्म वॉज प्रमोशन ऑफ हाई सेंस ऑफ एथिक्स एंड मॉरलिटी इन पब्लिक एंड प्राइवेट लाइफ। द नोबल 8-fold पाथ ऑफ बुद्धिज्म, ठीक है, बुद्धिज्म के नोबल 8-fold पाथ हैं, 10 परसेप्ट्स एंड 4 कार्डिनल वर्च्यूज ऑफ जैनिज्म हैं। दे वर नॉट ओनली टू अटेन निर्वाणा, ठीक है, बट टू स्ट्रिक्टली गाइड द कंडक्ट ऑफ द पीपल। लोगों के कंडक्ट को गाइड करने के लिए ये अपना सिग्निफिकेंट रोल अदा कर रहे हैं। क्या क्या? जो 8 नोबल 8-fold पाथ हैं बुद्धिज्म में और 10 परसेप्ट्स एंड 4 कार्डिनल वैल्यूज हैं जैनिज्म में। ठीक है, ये बता रहे हैं कि अगर आप इन चीजों को फॉलो करेंगे तो आपको मोक्ष मिलेगा। ठीक है, बात सुनिए, आप मोक्ष की तरफ अपना जीवन जीने वाले हैं। बुद्धिज्म क्या हिंदुइज्म क्या बता रहा था कि जो आपकी 4 स्टेजेस हैं उनको अगर आप अच्छे से फॉलो करेंगे, रीना पे करेंगे, ठीक है, और अपने कर्मा को अच्छे से फॉलो करेंगे या धर्मा को फॉलो करेंगे, ठीक है, अच्छा कर्मा रखेंगे, तब आपको मोक्ष मिलेगा। ये बोलते हैं कि अगर आप 8-fold पाथ फॉलो करेंगे तब आपको क्या मिलेगा? मोक्षा मिलेगा। या फिर आपको जैनिज्म बोलता है कि आपको कार्डिनल वर्च्यूज फॉलो करेंगे, 10 परसेप्ट फॉलो करेंगे तब आपको मोक्ष या फिर निर्वाणा मिलेगा। ठीक है, अब इन सब से क्या हो रहा है? दे आर गाइडिंग द कंडक्ट ऑफ द पीपल। ठीक है, व्हाट दे आर डूइंग? दे आर गाइडिंग द कंडक्ट ऑफ द पीपल। ठीक है, लव फॉर ऑल एनिमेट ऑब्जेक्ट, बेनेवोलेंस उदारता हो गया, प्रोहिबिशन ऑफ थेफ्ट, चोरी नहीं करेंगे, अल्कोहल नहीं पिएंगे, गैम्बलिंग नहीं करेंगे। ये सब क्या है? ये सब मॉरल वैल्यूज हैं जो इम्पार्ट करी किसने? बुद्धिज्म और जैनिज्म ने पब्लिक लाइफ में। दे पेव्ड अ लॉन्ग वे इन एस्टेब्लिशिंग अ कोड ऑफ कंडक्ट इन हिंदू सोशल लाइफ विच बिकेम अ फीचर ऑफ इंडियन कल्चर। और बाद में आकर ये इंडियन कल्चर का फीचर बन गए। इतना क्लियर? चलिए अब हम पढ़ते हैं कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ फील्ड ऑफ लैंग्वेज। लैंग्वेज में क्या कॉन्ट्रीब्यूट किया बुद्धिज्म और जैनिज्म ने? याद रखना, जो प्राकृत लैंग्वेज है जैनिज्म की है और जो पाली लैंग्वेज है वो बुद्धिज्म की है। जो प्राकृत और पाली है दे आर द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। अब हम पढ़ते हैं जातक कथाएं। जातक टेल्स जो हैं बुद्धिज्म में ये पाली में लिखी गई। तीर्थंकर की जो स्टोरीज हैं वो प्राकृत में लिखी गई। अब इन लैंग्वेजेस की मदद से कुछ मॉरल मैसेजेस जो हैं लोगों तक पहुंचाए गए। ठीक है, पाली और प्राकृतिक जो लैंग्वेज थी वो पास्ट में हम पढ़ते हैं, ये आम लोगों की भाषा थी। संस्कृत जो है इट वॉज यूज्ड बाय ब्राह्मण्स। ठीक है, अब संस्कृत इतनी आसानी से लोगों को समझ में नहीं आती थी। इट वॉज अ डिफिकल्ट लैंग्वेज। और पाली और प्राकृत जो है इजी गोइंग लैंग्वेज थी, तो मास मतलब ज्यादा लोगों तक ये अपना मैसेज कन्वे कर पा रहे थे। कौन? बुद्धिस्ट और जैनिज्म। अब आगे बढ़ते हैं कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ बुद्धिज्म इन आर्ट एंड आर्किटेक्चर। आर्ट एंड आर्किटेक्चर अटेन्ड अ न्यू डायमेंशन एंड हाइट
ये तो हमें पता ही है, कोई दिक्कत। इन बुद्धिज्म इन हिंदुइज्म आइडल वर्शिप वॉज इम्पैक्ट ऑफ बुद्धिज्म। सबसे पहले गौतम बुद्ध की मूर्ति पूजा स्टार्ट की गई, उसके बाद मूर्ति पूजा हिंदू सिस्टम में अडॉप्ट कर ली गई। द आइडल ऑफ बुद्धा वॉज फर्स्ट टू बी वर्शिप, जैसे मैंने बताया, एट लार्जर स्केल। आइडल, फिगरीन्स, स्तूप्स, मोनास्ट्रीज, स्कल्पचर्स, दे वर मेड नॉट ओनली इन लार्ज नंबर बट दे वर मेड नॉट ओनली इन लार्ज नंबर बट वर ऑफ सरप्राइजिंग ब्यूटी। बहुत बड़े बड़े थे ये, क्या फिगरीन्स, स्तूपास, मोनेस्ट्रीज बनाए गए। सांची स्तूप देखिए, ठीक है, ये बहुत बड़े बड़े बनाए गए। देवर मतलब यही तो था बुद्धिज्म और जैनिज्म का इम्पैक्ट किस पे, इंडिया के आर्ट एंड आर्किटेक्चर पे। अब बताओ बुद्धिज्म और जैनिज्म तो रिलीजियस मूवमेंट है, अब वो स्तूप कैसे बना रहा है, मोनेस्ट्रीज कैसे बना रहा है। देखो अब जैसे बुद्धिज्म और जैनिज्म की फिलोसॉफी है, दे वर हैविंग अ वेरी स्ट्रॉन्ग फिलोसॉफी, ठीक है। जो ब्राह्मण्स के रोल्स को, जो ब्राह्मण्स का रोल था, जैसे राजा है, राजा क्षत्रिय को बिलोंग करते हैं, तो राजा का जो ऑर्डर है वो ब्राह्मण्स के नीचे है। तो ब्राह्मण्स कई बार क्या करते थे, डोमिनेट करते थे किंगडम्स को, राजा को डराते थे, ठीक है, प्रजा को डराते थे। ब्राह्मण्स वर हैविंग अ वेरी सेंट्रल फिगर, ठीक है, इन रनिंग द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अ पर्टिकुलर रीजन विदाउट एक्चुअली टेकिंग पार्ट इन द एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, बाय वर्च्यू ऑफ व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग एंड व्हाट इज द मैसेज ऑफ गॉड, ठीक है, दैट नीड्स टू बी फॉलोड और दैट नीड्स टू बी फॉलोड इन लेटर एंड स्पिरिट। इसका ये मतलब है, ठीक है, मतलब ब्राह्मण्स बताते थे कि क्या सही है क्या गलत है। तो राजा के ऊपर एक अलग सूडो पावर थे, सूडो पावर, कौन, ब्राह्मण्स। तो राजा को ये पसंद नहीं था, मेजोरिटी ऑफ द किंगडम्स में था। तो एक ऐसा रिलीजन आया जो ब्राह्मण्स की अथॉरिटी को चैलेंज कर रहा था, तो राजा को भी अच्छा लगा, ठीक है। तो राजा जो कई सारे हैं उन्होंने पैटर्नाइज करना स्टार्ट किया। पैटर्नाइज करते हैं मतलब पैसा दे रहे हैं, पैसा दे रहे हैं तो फिर रिलीजन भी ग्रो करेगा, रिलीजन भी पैटर्नाइज हो रहा है तो आर्ट एंड आर्किटेक्चर भी ग्रो करेगा। तो आर्ट एंड आर्किटेक्चर जो है पैटर्नाइजेशन ऑफ द किंगडम्स की वजह से बुद्धिज्म और जैनिज्म में ग्रो कर रहा था, और ये बाद में इंडिया के आर्ट एंड आर्किटेक्चर में अपना रोल अदा करेगा, ठीक है। आज जो हम बुद्धिज्म और जैनिज्म का आर्ट एंड आर्किटेक्चर पढ़ते हैं, ठीक है। अशोक पिलर है बिहार में, उत्तर प्रदेश में, ठीक है। स्तूपास ऑफ सांची है सारनाथ और नालंदा के। नासिक में फिगराइंस हैं, स्कल्पचर्स इन बराबर हिल्स हैं। ये वाली किताब पढ़िएगा, ये वाली एनसीईआरटी, इसको चार्ट लीजिएगा, ठीक है, दिस एनसीईआरटी एंड इंट्रोडक्शन ऑफ इंडियन आर्ट पार्ट 1, ठीक है। इसमें आप पढ़िएगा कि बुद्धिज्म और जैनिज्म का जो स्कल्पचर्स हैं वो क्या हैं, कैसे हैं, ठीक है, और किस तरीके से हमारे समाज में एंटर करे हैं, ठीक है। अशोक पिलर है बिहार में, यूपी में। स्तूपा है सांची का, सारनाथ का, नालंदा का। फिगराइंस इन नासिक्स हैं, स्कल्पचर्स इन बराबर हिल्स हैं, अजंता कार्विंग्स हैं, ठीक है। जैन स्कल्पचर्स हैं हाथी गुम्फा के, जैन टेम्पल्स हैं माउंट आबू के, दे आर वेरी स्प्लेंडेड। गांधार स्कूल ऑफ आर्ट है, दे वर इन्फ्लुएंस्ड बाय बुद्धिज्म, ठीक है। अब इम्पैक्ट ऑफ बुद्धिज्म ऑन, अब और कौन कौन से है, जैसे गंधार आर्ट तो है ही हमारा, मथुरा आर्ट है, आम्रवर्ती स्कूल है, ठीक है। ये सब जो है ये आर्ट एंड आर्किटेक्चर पे अपनी छाप छोड़ रहा था बुद्धिज्म, ठीक है। अब बुद्धिज्म का क्या इम्पैक्ट है ट्राइबल्स पे, ये पढ़ते हैं। कुछ ट्राइबल्स हैं उन्होंने इंटरेस्ट लेना स्टार्ट किया बुद्धिज्म में, तो वो कन्वर्ट हुए, ठीक है, कन्वर्ट हुए, समझ रहे हैं ना। कोई भी ट्राइबल जो है अपने कल्चर को छोड़कर या फिर अपने रिलीजन को छोड़ के बुद्धिज्म में एंटर कर रहा है, ठीक है, और उस रिलीजन में एंटर करने के बाद भी कई बार सारे ट्राइबल्स अपने कल्चर्स को फॉलो करते आ रहे हैं। मैं आगे बताऊंगा, कल्चरल सर्वाइवल्स के फॉर्मेट भी चलते आ रहे हैं, ठीक है। तो कई सारे ट्राइबल्स जो हैं वो कन्वर्ट हुए बुद्धिस्ट में, ठीक है। अब हम उन बुद्धिज्म को पढ़ते हैं, जैसे लेप्चा एंड भूटिया सिक्किम में पाए जाते हैं, ये अब बुद्धिस्ट हो चुके हैं, लेकिन आज भी अपने ट्राइबल कल्चर्स को अच्छे से परफॉर्म कर रहे हैं बुद्धिस्ट होने के बावजूद भी। भोट्स हैं नॉर्थ वेस्ट हिमालयास में, चकमास हैं मिजोरम के, नागाज हैं नॉर्थ ईस्ट के, दे ऑल आर बुद्धिस्ट बट स्टिल दे आर फॉलोइंग दियर ट्रेडिशनल इंडिजिनस कल्चर्स, ठीक है, ड्यू टू इम्पैक्ट ऑफ नेबरिंग बुद्धिस्ट पॉपुलेशन, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, इम्पैक्ट ऑफ इस्लाम के बारे में जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में।